हम लोग डिसोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और डिसोल्यूशन स्टार्ट करते समय तुम लोग एक चीज समझ के रखना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हैं हम लोग। एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब होता है बिजनेस ऑपरेशंस कम्स टू एन एंड। बिजनेस ऑपरेशंस मतलब बिजनेस ऑपरेशन आपका क्लोज डाउन हो गया, बंद हो चुका है, राइट। बट ये बिजनेस ऑपरेशन जो हम लोग क्लोज डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, वो बेसिकली दो रीजन से हो सकता है। वन इज हम वॉलेंटरली बिजनेस बंद कर रहे हैं, हम लोगों में पटता नहीं है, या वॉट एवर हम लोग अपने बिजनेस को साथ में कैरी ऑन नहीं करना चाहते, दैट इज वॉलेंटरली डिसोल्यूशन। ठीक है। वो कब होता है? जब पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब पार्टनर्स कैपेबल है कि अगर फर्म का लाइबिलिटी वो बिजनेस में से ही नहीं पे कर पा रहे हैं तो घर से पैसा लाके पे कर सकते हैं। मतलब सपोज को लो बिजनेस में लाइबिलिटीज है 10 लाख का, और तुम्हारे पास पे करने के लिए जो एसेट्स है 8 लाख के ही है, तो 2 लाख का डेफिशिएंसी है ना। तो वो 2 लाख का डेफिशिएंसी कहां से आएगा? पार्टनरशिप है, पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनर्स लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड, इसका मतलब क्या हुआ? घर से पैसा लाओ, जो 2 लाख का लाइबिलिटीज का पेमेंट करना हो वो पेमेंट करो। तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी नॉर्मली एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अनलिमिटेड होती है, राइट। तो बेसिकली एक कंसेप्ट हम क्या बताया, फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं जब पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब दे आर कैपेबल टू ब्रिंग मनी फ्रॉम देयर ओन, मतलब घर से पैसा ला सकते हैं, इतने सफिशियंट है, दैट इज पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। तो बिजनेस बंद होगा लेकिन पार्टनर सॉल्वेंट है, बिजनेस बंद होगा पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, बिजनेस लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकते हैं और घर से पैसा भी नहीं ला सकते हैं, पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। तो बिजनेस बंद होता है व्हेन पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट आल्सो। ठीक है। तुम लोगों के सिलेबस में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सिर्फ एक ही पार्ट है, फर्म डिसॉल्व होगा व्हेन पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, नॉट इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट्स वाला पार्ट ही नहीं है, हम लोग वो डिस्कस भी नहीं करेंगे। जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज तुम लोग को बताया कि फर्म डिसॉल्व होता है दो केस में, पार्टनर सॉल्वेंट है, वॉलेंटरली फर्म बंद हो रहा है, पार्टनर इंसॉल्वेंट है, मैंडेटरीली कंपल्सरली फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं, हम लोग वॉलेंटरली फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कैसे अकाउंटिंग होगी। ठीक है। तो अब अपने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब बिजनेस ऑपरेशंस कम्स टू एन एंड। अब बिजनेस ऑपरेशंस कम्स टू एन एंड तो आप क्या करोगे, तुम्हारे बिजनेस में जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसको क्या वहीं पे छोड़ दोगे? नहीं ना। तो आप क्या करने वाले हो, आप सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करके उसे सेल आउट करोगे, और सेल आउट करके जो भी पैसा आएगा अल्टीमेटली क्या करने वाले हो, उसको लास्ट में सब जो भी खर्चे हैं एक्सपेंडिचर है सबको एडजस्ट करने के बाद क्या करोगे, ओनर का पैसा है ओनर को वापस दे दोगे, यही तो करना होगा। तो हमें बेसिकली ऐसा अकाउंटिंग करना होगा। तो अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग कुछ जर्नल समझेंगे, क्योंकि डिसोल्यूशंस में जर्नल्स भी अलग से पूछता है, और उसके साथ साथ हम लोग समझेंगे किस स्टेप्स में हम लोगों को इसे कंप्लीट करना है, थोड़ा फास्ट ट्रैक में करेंगे। ठीक है। स्टेप्स टू बी फॉलोड। अगर आपको फर्म को डिसॉल्व करना है तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करोगे? देखो सबसे पहला पार्ट, आपको क्या करना है, आपको बैलेंस शीट को क्लोज करना है। बैलेंस शीट को क्लोज करना है मतलब अल्टीमेटली आप करने क्या वाले हो, सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बेचने वाले हो। और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बेचने के लिए क्या करना होगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कितनी है ये पता तो होना चाहिए। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप फर्म डिसॉल्व करते हो तो आपके पास बैलेंस शीट होनी चाहिए, इफ नॉट तो आप प्रिपेयर करोगे। ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग जो स्टेप्स फॉलो करेंगे, स्टेप्स बता रहे हैं हमें। नंबर 1, क्लोज बैलेंस शीट। आप सबसे पहले बैलेंस शीट को क्लोज करोगे, क्लोज बैलेंस शीट। ठीक है। उसके लिए तुम्हारे पास बैलेंस शीट होना चाहिए। नंबर 2, नेक्स्ट स्टेप आप क्या फॉलो करोगे, यूज एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज करोगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब बैलेंस शीट में कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा नीचे में कि ये एसेट्स इतने में सेल आउट हुआ, ये एसेट्स इतना रियलाइज किया, दैट्स इट। तो नेक्स्ट पार्ट इज यूज एडिशनल इंफॉर्मेशन। एंड थर्ड पार्ट इज, इसके बाद थर्ड पार्ट आप फॉलो करोगे बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन, हिडन इंफॉर्मेशन। हिडन इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, देखो बेसिकली एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये थोड़ा सा वेरी करेगा सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए एंड आईएससी स्टूडेंट्स के लिए और डब्ल्यूबी स्टूडेंट्स। यूज एडिशनल इंफॉर्मेशन तक पार्ट खत्म हुआ, मतलब बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या करना है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अलग अलग नाम से रखे गए हैं।
फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, तो आप क्या करोगे, डिसोल्यूशन करते समय सबका नाम अलग अलग नहीं रखने दो, आप बोलोगे सबका एक सिंगल नाम करना है, दैट इज रियलाइजेशन। क्योंकि अदरवाइज हर एसेट्स हर लाइबिलिटीज के लिए प्रॉफिट या लॉस सेपरेटली रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्लोज बैलेंस शीट, मतलब सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्या करो, सिंगल नाम दे दो, दैट इज रियलाइजेशन, मतलब ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। सेकेंड स्टेप विल बी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बेचोगे ना, पैसा आएगा एसेट्स बेचने से, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करोगे, प्रोसेस चलेगा, तो वो गिवन रहेगा, वैसे फॉलो करना। थर्ड पार्ट इज द लुक फॉर हिडन आइटम्स एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। एंड व्हाट अबाउट हिडन आइटम्स, देखो नॉर्मल कंसेप्ट बोलता है हिडन आइटम मींस अगर आपके पास कोई एसेट्स अनरियलाइज्ड है, सब में कुछ नहीं बोला तो नहीं रियलाइज्ड हुआ है, छोड़ दो उसको। ठीक है, और लाइबिलिटीज का लेकिन अगर पेमेंट के बारे में सम साइलेंट है तो यू हैव टू पे इट एट बुक वैल्यू। दिस इज द नॉर्मल कंसेप्ट, ये नॉर्मल कंसेप्ट है और यही कंसेप्ट है डिसोल्यूशन का। बट तुम लोगों के स्पेसिफिकली सीबीएसई बोर्ड में क्या किया गया है, बोला गया है कि ठीक है ये कंसेप्ट तो है, एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट ले लो स्पेसिफिकली ओनली एंड ओनली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। अगर कोई टेंजिबल फिक्स एसेट्स की रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है तो उसको भी रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू। टेंजिबल फिक्स एसेट्स का मतलब क्रिस कुशल, जैसे कोई एग्जांपल फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा, अगर इनके रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है देन रियलाइज इट एट बुक वैल्यू। लेकिन दिस कंसेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सीबीएसई स्टूडेंट और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज लुक फॉर हिडन आइटम्स look for hidden items and treat accordingly। हिडन आइटम्स को देखो और ट्रीट अकॉर्डिंगली का मतलब क्या हुआ, इन सिंपल वर्ड्स यहां पे हम लोग लिख के रख ले रहे हैं। हिडन आइटम्स मींस इफ नथिंग इज गिवन regarding payment of any liability, तो आप क्या करोगे, पे इट एट बुक वैल्यू, पे इट एट बुक वैल्यू, जो भी बुक वैल्यू हो उस वैल्यू पे आप पे कर देना। दिस इज द वन कंसेप्ट जो नॉर्मली सबके लिए अप्लाई हो रहा है। एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट जो स्पेसिफिकली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट अप्लाई हो रहा है वो भी हम लिख दे रहे हैं। हिडन आइटम्स इफ नथिंग इज गिवन, ये ओनली सीबीएसई स्टूडेंट ही लिखना, सबको ही लिखना ही मत। इफ नथिंग इज गिवन रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ tangible fixed assets then realize it at book value। ठीक है ना, दिस इज ओनली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो ये एक कंसेप्ट ध्यान रखना। अब हम लोगों को क्या करना है, अकॉर्डिंगली मूव ऑन करना है। तो हम लोग फास्ट ट्रैक में जर्नल एंट्रीज भी डिस्कस करते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर सब में मूव ऑन करें। तो सबसे पहले देखो हम लोगों को करना क्या है, नंबर वन एंट्री हम लोग ले रहे हैं जर्नल्स। जर्नल्स में नंबर वन, टू क्लोज ऑल एसेट्स। आप सारे के सारे एसेट्स को क्लोज करोगे लेकिन उनके इंडिविजुअल नाम से क्लोज करोगे। इंडिविजुअल नाम मतलब अगर फर्नीचर है तो टू फर्नीचर, बिल्डिंग है तो टू बिल्डिंग। आप क्लोज कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, जितने भी एसेट्स है वेदर इट्स अ फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, आप सबको कहां ट्रांसफर कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। क्लोज करोगे तो क्या करोगे, टू टू एसेट्स, डेबिट किसको करना है, जहां ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर कहां कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यार एंट्री शुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स।
और इसको जो क्लोज करोगे किस वैल्यू पे क्लोज करोगे, तुम्हारे पास सब में दो वैल्यू रहेगी, एक बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में अपीयर्ड है और दूसरी वैल्यू रियलाइजेबल वैल्यू जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। तो कौन से वैल्यू पे क्लोज करेंगे? ऑब्वियस बात है, बुक से हटा रहे हो ना तो बुक वैल्यू पे क्लोज करोगे, तो इट शुड बी एट बुक वैल्यू। अब इसको क्लोज करते समय कुछ कुछ चीजों पे ध्यान रखना, जैसे हम लोग उन्हीं एसेट्स को यहां पे ट्रांसफर करेंगे दैट कैन बी रियलाइज्ड। बैलेंस शीट में एसेट्स में कुछ एसेट्स भी एसेट्स होंगे जो रियलाइज नहीं हो सकते हैं। जैसे रियलाइज नहीं हो सकते मतलब बैलेंस शीट में तुमको और क्या दिख सकता है, फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, ये दो एसेट्स है। करंट एसेट्स में कैश या बैंक भी तो होता है, तो कैश या बैंक को तुम रियलाइज कर सकते हो। देखो रियलाइज करने का मतलब होता है विच कैन बी रियलाइज्ड, मतलब उसकी वैल्यू जो आएगी ना वो या तो ज्यादा मिल सकती है कम मिल सकती है, पॉसिबल है ये, तो दैट इज नोन एज द रियलाइजेबल है। कैश की वैल्यू जो है वही मिलेगी, उससे ज्यादा कम तो नहीं मिलना है। बैंक बैलेंस जो है वही मिलेगा, उससे ज्यादा कम नहीं मिलना है। इसका मतलब कैश और बैंक रियलाइजेबल नहीं है, तो कैश और बैंक रियलाइजेबल नहीं है तो दैट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बदले सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। यहां पे बेसिकली हम लिख दे रहे हैं कैश या बैंक, इनको हम पूरा डिटेल नहीं लिख रहा है, सिंपली हम इतना लिख रहे हैं कैश या बैंक जो होगा उसका क्या करना है, सेपरेट अकाउंट बनाना है, सेपरेट अकाउंट। अब इसके बाद आओ, और कोई भी एसेट्स है जो रियलाइजेबल नहीं है। एसेट साइड में और क्या दिख सकता है जो रियलाइजेबल नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स, राइट ना। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब क्या होता है मेघना, मतलब एनी काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ना। जैसे पी तुम लोग को पार्टनरशिप में दिखेगा या तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यही तो दिखाई देगा। तो बेसिकली यहां पे ये भी लिख लो फिक्टिशियस एसेट, मतलब बेसिकली हम नाम ही लिख दे रहे हैं क्योंकि पार्टनरशिप कर रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हो सकता है या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या सस्पेंस अकाउंट हो सकता है। तो इनका हम लोगों को क्या करना है, इनके लिए भी सेपरेट अकाउंट बना दे क्या दिशा, क्या करें, इनके लिए सेपरेट अकाउंट बनाए, नहीं तो फिर बताओ क्या करना चाहिए। ये लॉस है, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, इतनी बार तुम लोग इसका ट्रीटमेंट करते आया है, वही सेम ट्रीटमेंट तो होगा। पीएल क्या क्या बोलना चाह रहा है, इतना तो जोर से बोल कि हमको सुनाई देते। तुम यशस्विनी, अच्छा पे कर देंगे, वो बोल रहे पे कर देंगे, इसको पे करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब चार्ज कर देंगे पार्टनर्स में। तो इसका क्या करना होगा, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट ही तो करते हैं लॉस को, इसको डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर। और क्या दिखाई दे सकता है हम लोगों को एसेट्स में जो रियलाइजेबल नहीं होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस हो सकता है ना, डेबिट बैलेंस, बैलेंस हो ही सकता है करंट अकाउंट का। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस है, सपोज कर लो पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखो डिसोल्यूशन कर रहे हो तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को रखने का कोई लॉजिक ही नहीं निकलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट को इमीडिएटली कहां ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। मतलब इसको भी क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल में क्या करने वाले हो, डेबिट करने वाले हो कि क्रेडिट करने वाले हो। पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट कहां पे अपीयर कर रहा है, डेबिट बैलेंस है। अब इसको क्लोज करोगे तो क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसको क्रेडिट करोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट को, बट कहां पे डेबिट करोगे, पार्टनर्स कैपिटल। तो इसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यही तो करने वाले हैं। तो ये चीज याद रहेगा कि सारे एसेट्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद एसेट्स क्लोज करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन कर रहे हैं टू क्लोज ऑल लाइबिलिटीज। ऑल मतलब कौन सी लाइबिलिटीज पता है, देखो लाइबिलिटीज में दो तरीके की लाइबिलिटीज होती है, वन इज इंटरनल एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल मींस जो फर्म को अपने ओनर को पे करना है, राइट, ओनर को पे करना है, मतलब कैपिटल और रिजर्व्स, पार्टनर्स लोन भी बोल सकते हैं क्या, बोल सकता है, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट पार्टनर है, ओनर को पे करना है। आउटसाइडर को कौन सा अमाउंट पे करना है, करंट लाइबिलिटीज है जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा, यही सब तो ना। तो यहाँ पे क्लोजिंग जो होती है उसी लाइबिलिटी की क्लोजिंग होती है जो आउटसाइडर को पे करना है, मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे लिख लो टू क्लोज ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज,
टू क्लोज ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्लोज करने के लिए कुशल क्या एंट्री पास करें? लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है टू रियलाइजेशन, एंट्री पास कर दो, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। इसको भी अगेन आप किस वैल्यू पे क्लोज करने वाले हो? बुक वैल्यू पे क्लोज करेंगे। अब इसको भी क्लोज करते समय ध्यान रखना, हम यहां पे कुछ कुछ चीजों पे ध्यान देंगे। क्या क्या ध्यान देना है? देखो, सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान देना है कि लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज विच आर पेएबल, बट इंटरनल लाइबिलिटीज तो पेएबल नहीं है। इंटरनल लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या है? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। तो अब पार्टनर्स कैपिटल के लिए क्या करोगे? सेपरेट अकाउंट बना देना। पार्टनर्स करंट भी तो हो सकता है, पार्टनर्स करंट। तो पार्टनर्स करंट अगर आपको दिख रहा है तो पार्टनर्स करंट के लिए आप क्या करने वाले हो विश्वकांत? क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट ना? पार्टनर्स करंट अकाउंट लाइबिलिटी साइड में है, मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। आप एंट्री पास करोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मतलब इट शुड बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट ना? यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूं क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, एक ऑल्टरनेटिव तरीका होता है, आप अगर करंट अकाउंट देख रहे हो बैलेंस शीट में तो आप ऐसा कर सकते हो कि करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट को करो। आफ्टर दैट जब बिजनेस को बंद करना है तो आप क्या करोगे? करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर कर दो और कैपिटल रीपेमेंट कर दो, राइट? दिस इज द वन वे। दूसरा तरीका, जब हमको करंट अकाउंट को बंद ही करना है तो हम कैरी ही क्यों करें, हम इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज में करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और उसके बाद सारा ट्रीटमेंट किसके थ्रू करेंगे? कैपिटल अकाउंट के। बोथ द वे आर राइट, जो फॉलो करना है फॉलो कर सकते हो। हम लोग जनरली फॉलो करेंगे इनिशियली ही हम लोग करंट अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करें, तो ट्रांसफर कर दिए। अब इसके अलावा लाइबिलिटी साइड में ओनर का पैसा, इंटरनल लाइबिलिटीज और क्या क्या दिख सकता है? हाँ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नाम दे देते हैं ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल में क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसमें कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स भी होते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम लोग यहां नहीं समझने वाले, सम्स के थ्रू समझेंगे। स्पेसिफिक रिजर्व्स, स्पेसिफिक रिजर्व्स की अगर हम लोग बात करें तो स्पेसिफिक रिजर्व्स में हम लोग नॉर्मली दो रिजर्व्स ले रहे हैं। वन इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अनदर वन इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। सम्स के थ्रू करते समय वहीं पे ट्रीटमेंट समझेंगे और वहीं पे इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद एज पर सम समझेंगे इसको। अब अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट, एक पार्ट और लिख लो, एसेट्स में। बैलेंस शीट में एसेट्स में हम लोगों को गुडविल दिखाई दे रहा है, तो अभी तक तो हम लोग ये समझते आए थे ना गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, है ना? तो क्या डिसोल्यूशन में भी ऐसा करना है? डिसोल्यूशन में ऐसा नहीं करना। गुडविल एक नॉर्मल फर्नीचर लाइक एसेट्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, मतलब आप रियलाइजेशन में क्लोज करोगे, उसके बाद अगर रियलाइज हो रहा तो रियलाइज करोगे, राइट? तो बेसिकली ध्यान रखना, नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, मतलब उसको नॉर्मल एसेट्स की नो स्पेशल ट्रीटमेंट, मतलब राइट ऑफ नहीं करना है, फर्नीचर की तरह क्लोज करना है, फर्नीचर की तरह रियलाइज करना है, ठीक है ना? नेक्स्ट, लाइबिलिटीज में हम लोगों ने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को भी क्लोज कर दिया। पार्टनर्स लोन के लिए क्या करें? पार्टनर्स लोन, देखो पार्टनर्स लोन के लिए आप चाहो तो सिंस सॉल्वेंट पार्टनर का केस करते हो तो सॉल्वेंट पार्टनर के केस में आप ये कर सकते हो कि उसका लोन का सेपरेट अकाउंट बना के पे भी कर सकते हो। रियलाइजेशन में मत ट्रांसफर करना, ठीक है, क्योंकि पार्टनर का लोन है। सेपरेट अकाउंट बना के कैश में पे कर सकते हो, या फिर आप पार्टनर्स के कैपिटल में भी ट्रांसफर कर सकते हो जिस पार्टनर का लोन है।
ठीक है। बट जनरली तुम लोग का जैसे आईएससी बोर्ड स्पेसिफिकली बोलता है कि पार्टनर्स का लोन सेपरेटली बना दो, ठीक है, और अपने सेपरेटली बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेपरेटली बनाओ, उसको पे ऑफ कर देना। सॉल्वेंट पार्टनर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अमाउंट सफिशियंट होगा। वैसे एक चीज और बताओ, जैसे हम बोला कि पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अभी स्टार्टिंग में बोला था ना। तो तुम बता मेघना, क्या कोई ऐसा केस है जहां पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती है? कोई ऐसा एक्ट है जिसमें ऐसा हो सकता है? कहीं ना कहीं तो तुम लोग बिजनेस स्टडीज कॉमर्स में पढ़ा होगा, नहीं? स्मॉल क्या? स्मॉल कंपनी में, बट हम तो पार्टनरशिप का बात कर रहे हैं। देखो पार्टनर्स लोन सेपरेट अकाउंट बनेगा इसका, बगल में लिख ले रहे सेपरेट अकाउंट। 2008 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, अकाउंट्स में तो नहीं आएगा, और कहीं का पता? अकाउंट्स के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, बट कहीं ना कहीं बिजनेस स्टडी कॉमर्स में तो होगा ना निर्मल, 11 में था। सेपरेट अकाउंट, पार्टनर्स लोन सेपरेट अकाउंट, दस लोन से मेरे को मतलब नहीं है, पार्टनर्स का लोन सेपरेट अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, देखो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपने क्लोज कर दिया, मतलब आपने पहली स्टेप कंप्लीट कर दी है, क्लोज बैलेंस शीट। और रिमेंबर बैलेंस शीट होना चाहिए टू क्लोज द बैलेंस शीट, अगर नहीं है तो बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर थर्ड एंट्री। अब जब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्लोज ही कर दिए हैं तो अब रियलाइज भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखो, टू रियलाइज एसेट। आपको एसेट्स को रियलाइज करना है, तो एसेट्स रियलाइज का मतलब क्या हो गया? हम लोग ऑब्वियस सा बात है उसको सेल आउट कर रहे हैं, और सेल आउट कर रहे हैं, जैसे सपोज कर लो फर्नीचर था बुक्स में 10,000 का, हम उसको कुशल सेल आउट कर रहे हैं 8,000 में, एंट्री क्या करें? हम लोग डिसोल्यूशन का बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। कैश टू रियलाइजेशन या बैंक टू रियलाइजेशन, यही तो करेंगे ना। देखना ये मत कर देना कि सर 8,000 में बेचे हैं, 10,000 का सामान था तो 2,000 का लॉस भी हुआ, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज आप रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू मूव ऑन कर रहे हो। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपने 10,000 का फर्नीचर ट्रांसफर कर दिया था, अब आप रियलाइज 8,000 करोगे तो 2,000 का लॉस बाय डिफॉल्ट रियलाइजेशन अकाउंट शो कर देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आओ, एसेट्स रियलाइज हो रहा है, अगर कैश में रियलाइज हो रहा है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये भी तो हो सकता है पार्टनर्स घर लेके चला जाए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे आप एंट्री करोगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक स्लैश पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट ध्यान रखना। नंबर 1, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स था, वो रियलाइज कर गया, तो क्या उसको फिर से रिकॉर्ड करने जाओगे? अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब उस एसेट्स की बुक में वैल्यू 0 थी, रियलाइज किया मतलब पूरा प्रॉफिट है, तो सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन या पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, राइट। तो ये सेम एंट्री पास करना, कुछ अलग मत कर देना, सेम एंट्री, मतलब उसको रिकॉर्ड करने मत जाना। नेक्स्ट पॉइंट, नथिंग इज गिवन रिगार्डिंग रियलाइज्ड वैल्यू। रियलाइज्ड वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो क्या करना होगा? इग्नोर कर दो, कुछ मत करना, ठीक है। मतलब अगर किसी एसेट्स के रियलाइज वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, इग्नोर इट, कुछ नहीं करना है तुमको, मतलब कुछ रियलाइज नहीं हो रहा है, इग्नोर। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, तुम लोग सीबीएसई स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर क्लॉज डाला गया है जो तुम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, वो है इफ नथिंग इज गिवन रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स, तो इन सच अ केस उसको बुक वैल्यू पे रियलाइज कर लेना, दैट इज ओनली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस क्लॉज से ध्यान रखना, उस क्लॉज को रिलेट करके रखना। यहाँ पे हम लिख दिया नथिंग इज गिवन, तो इग्नोर कर दो, बट सीबीएसई स्टूडेंट इग्नोर मत करना, ये वाला नोट्स को ध्यान रखना।
टेंजिबल फिक्स एसेट्स के रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं भी बोला हो तो भी रियलाइज्ड इट एट बुक वैल्यू। सीबीएसई स्टूडेंट, तुम लोगों को सिलेबस में स्पेसिफिकली अमेंडमेंट करके डाला है इन लोगों। नेक्स्ट आ जाओ। अब एसेट से रिलेटेड तो हम लोग ये समझ लिए कि ऐसा कुछ होगा। फोर्थ पॉइंट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। आप लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हो तो एंट्री क्या होनी चाहिए? सारे लाइबिलिटीज का नाम रियलाइजेशन हो चुका है, तो अगर आप पे करोगे तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, या फिर पार्टनर एज्यूम कर लिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री लिख लो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या पार्टनर्स कैपिटल। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड ऑफ। आप किसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हो, दिविशा क्या एंट्री पास करें? बुक्स में लाइबिलिटी का नामो निशान नहीं है एंड तुमको पे करना पड़ रहा है, नीचे बोल दिया, तो क्या एंट्री पास करेंगे? ऋषिर सेम एंट्री होगा, कुछ अलग थोड़ी होगा। लाइबिलिटीज एसेट्स का नाम नहीं रखना है, जो भी नाम होगा रियलाइजेशन के थ्रू होगा। मतलब आप अनरिकॉर्डेड एसेट्स का रियलाइजेशन करो बैंक टू रियलाइजेशन, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का पेमेंट करो रियलाइजेशन टू बैंक, यही एंट्री पास होगी। तो एंट्री शुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, मतलब सेम एंट्री। नेक्स्ट वन, नथिंग मेंशन्ड about payment of any liability। किसी लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो ये हिडन आइटम्स होता है। और हिडन आइटम्स के लिए हम इनिशियली भी तुम लोगों को बताया था, तो यहां पे हम लोगों को करना क्या होगा? पे एट बुक वैल्यू। अब नेक्स्ट पॉइंट, हो गया ना यहां तक? नेक्स्ट वन, लाइबिलिटीज पेड ऑफ in form of non-cash asset। इसी लाइबिलिटीज का पेमेंट आपने नॉन कैश एसेट्स के फॉर्म में कर दिया। देखो ध्यान दो, हर एसेट्स हर लाइबिलिटीज का नाम आपने रियलाइजेशन कर दिया, ठीक है ना? तो अगर हम किसी क्रेडिटर्स को, लेकिन कैश का नाम नहीं किए थे, बैंक का नाम रियलाइजेशन नहीं किए थे, इसलिए क्रेडिटर्स को अगर हम पे करते हैं तो क्रेडिटर्स टू बैंक नॉर्मल एंट्री होता है। हम क्रेडिटर्स का नाम चेंज करके रियलाइजेशन कर चुके हैं, हम एंट्री पास करते हैं रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, ठीक है? अब दिशा, अगर हम क्रेडिटर्स को बोले मेरा फर्नीचर ले लो और क्रेडिटर एग्री कर गया, कुछ एंट्री नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर्स टू फर्नीचर, हम एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स और फर्नीचर दोनों की जगह रियलाइजेशन लिखेंगे, एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, देयर विल बी नो एंट्री। तो ध्यान रखना, किसी भी लाइबिलिटीज का पेमेंट अगर किसी नॉन कैश एसेट्स के फॉर्म में किया जाता है तो उस एंट्री को इग्नोर कर देना, उस ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर देना, ठीक है? अब लाइबिलिटीज के पेमेंट में हम लोग जनरली आउटसाइडर का लाइबिलिटी लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन लोन का भी तो पेमेंट करना है, तो लोन को पे करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? उसके लिए अलग से एंट्री लिख ले रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। पार्टनर के लोन का पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होनी चाहिए? पार्टनर्स लोन को हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया था, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू, अगर कैश पे करते हैं तो टू बैंक, और पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं तो टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में जनरली मत ट्रांसफर करना जब तक सम खुद ना बोले, अदरवाइज आप लोग ऑलवेज उसको कैश में पे करना। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, अब इतना सारा वर्किंग हो रहा है, मतलब वर्किंग्स में इतना सारा काम हो रहा है, तो बेसिकली कुछ एक्सपेंडिचर्स भी इंकर होंगे, जिसको अपने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोल सकते हैं ना।
तो पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो देखो नॉर्मल कंसेप्ट बोलता है जिसका खर्चा वही पे करेगा, तो ये डिसोल्यूशन का एक्सपेंडिचर है किसका? फर्म का। फर्म को ही पे करना चाहिए, फर्म को ही बेयर करना चाहिए। तो अपने नॉर्मल एंट्री तो पास करने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। देखो कोई भी नॉमिनल अकाउंट को उसके नाम से मत बुक करना, यहां पे कोई भी नॉमिनल अकाउंट आएगा उसको रिप्लेस कर देना बाय रियलाइजेशन। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, मतलब तुम एंट्री करते एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, उसकी जगह हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब इसमें अगर हम ऐसा कर दें, पेड एंड, देखो पे करना मतलब तुम्हारे पास से पैसा जाना, वर्ड ध्यान रखना, पे करना मतलब पैसा जाना। कैश जब भी जाएगा तो कैश क्रेडिट ही होगा, मतलब कैश या बैंक, और कैश जब भी आएगा कैश या बैंक डेबिट ही होगा। एंट्री भले ही बाद में याद रखना, अदरवाइज ये कंसेप्ट तो याद ही है ना। अब क्वेश्चन ये आता है, पे करना मतलब पैसा जाना बाहर से, और बेयर करना मतलब तुम्हारा एक्सपेंडिचर है। अगर तुम उसे बेयर कर रहे हो मतलब दैट इज योर एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर तुम्हारे बुक में हमेशा डेबिट होता है अगर तुम उसे बेयर कर रहे हो तो, और अगर तुम बेयर नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे बुक में वो डेबिट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यहां पे हम लिख रहे हैं पेड एंड बोर्न बाय फर्म। फर्म ही पे कर रहा है, फर्म ही बियर कर रहा है, मतलब फर्म का ही खर्चा फर्म ही पे कर रहा है। तो मुदित क्या एंट्री पास करें? ये एंट्री पास करेंगे जो भी किए हैं, रियलाइजेशन टू बैंक, सेम एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट लेते हैं, पेड एंड बोर्न बाय पार्टनर। मतलब देखो पे कौन किया? पार्टनर। बियर कौन करेगा? पार्टनर। जब पे भी वही करेगा बियर भी वही करेगा तो हमको मतलब है कुछ उससे? नहीं। इसका मतलब फर्म अपने बुक में कोई एंट्री पास करे? नहीं करेगा, फर्म के बुक में नो एंट्री। नेक्स्ट वन, पेड बाय पार्टनर बोर्न बाय फर्म। रिलेट करना, यहां पे क्या लिखा है? पेड बाय पार्टनर, मतलब पेमेंट तो पार्टनर किया है, पेड बाय मतलब वो पर्सनली पेमेंट किया है, लेकिन बेयर कौन कर रहा है? फर्म। तो फर्म बेयर कर रहा है मतलब एक्सपेंडिचर तो डेबिट फर्म के बुक में ही होगा, मतलब एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश तो हो नहीं सकता, टू पार्टनर्स कैपिटल, यही ना। तो एंट्री लिख लो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। कुशल सही है ना? हाँ सर, मतलब समझ में आ गया कि बस ऐसे ही सही बोल दिया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब ये तुमको समझ में आ गया ना, तो अब कुशल तुमको एक आंसर देना है। पूछ रहे हो? पेड बाय फर्म बोर्न बाय पार्टनर। फर्म पे किया है, पार्टनर बेयर करेगा, तो क्या एंट्री होना चाहिए कुशल? एक गलती तो एकदम मत करना, जो हम बोलता है कैश आएगा तो यही होगा, कैश जाएगा तो यही। सही बोला दिशा, ही है। गलत बोला है तो सही क्या होगा बताओ? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, फर्म का इनकम है ये, पे कर रहा है पार्टनर, ठीक है, नहीं पे कर रहा है फर्म, तो कैश जा रहा है फर्म के पास से टू कैश या बैंक। कौन बियर कर रहा है? पार्टनर बियर कर रहा है, तो पार्टनर बियर कर रहा है लेकिन फर्म पे कर रहा है। तो एक चीज पे ध्यान दो, यहाँ पे ये बेयर कर रहा है पार्टनर, मतलब पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंडिचर है। पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंडिचर पे कौन कर रहा है? फर्म।
तो फर्म अगर पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंडिचर, ओनर का पर्सनल एक्सपेंडिचर पे करता है तो दैट इज अ ड्रॉइंग्स, एंड ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या करते हो, पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैशिया बैंक। यहाँ पे सिंस डिसोल्यूशन है तो ड्रॉइंग्स को बीच में मत लाना, सीधा कैपिटल पे चार्ज करना, क्योंकि ड्रॉइंग्स भी तो लास्ट में कैपिटल में चार्ज होता है। तो आप एंट्री यहाँ पे क्या कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैशिया बैंक। तो एंट्री कर दे रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो एक्सपेंडिचर्स में ये सब ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ इसके बाद, पॉइंट नंबर 7। आई थिंक सारा ट्रीटमेंट तो हम लोग कर चुके हैं। अब ये सब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लुक फॉर द हिडन आइटम्स, है ना। थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप तक कंप्लीट हो गया, थर्ड स्टेप लुक फॉर द हिडन आइटम्स, एंड अल्टीमेटली क्या करना है, उसे पे ऑफ करना है। और हिडन आइटम्स में क्या बोला था, लाइबिलिटीज के पेमेंट के बारे में ना बोला हो तो पे इट एट बुक वैल्यू, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। अगर नथिंग इज मेंशन अबाउट पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, पे इट एट बुक वैल्यू, ठीक है। एंड सीबीएसई स्टूडेंट एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना, इफ नथिंग इज गिवन रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, रियलाइज्ड इट एट बुक वैल्यू, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ध्यान रखना। अपना थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका, तो अब क्या करना है, अकाउंट्स को सेटल्ड करना है। और सेटल्ड करने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, तुमको देखना पड़ेगा जो ये रियलाइजेशन हुआ है उसमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है क्या। तो नेक्स्ट आ जाओ, बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट, बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ बैलेंस बच रहा है, और ये जो बैलेंस है ना, देखो रियलाइजेशन अकाउंट तुमको प्रॉफिट या लॉस दे रहा है। तो अगर इसमें जो बैलेंस बचेगा, वैसे दो ही बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। तो वैसे दिव्यांश, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट एक्सीड्स की क्रेडिट एक्सीड्स, क्रेडिट एक्सीड्स, यस। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट एक्सीड्स, क्योंकि ये क्रेडिट एक्सीड बोला तो दूसरा ऑप्शन तो एक ही बचता है। तुमको पता है कि बस ऐसे ही बोल दिया है, बट ये राइट है, तुम गलत है। डेबिट बैलेंस मतलब क्रेडिट एक्सीड्स, नहीं श्योर, निर्मल से पूछ। डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है, क्रेडिट एक्सीड्स, क्रेडिट एक्सीड्स ना, यस को गलत साबित करना है। वैसे डेबिट बैलेंस मतलब जो भी बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट एक्सीड्स, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट एक्सीड्स। डेबिट बैलेंस जो होता है, डेबिट बैलेंस अगर किसी रियलाइजेशन अकाउंट मतलब कोई ऐसा अकाउंट दे रहा है जो तुमको प्रॉफिट या लॉस दे रहा है, तो डेबिट मतलब एक्सपेंडिचर्स एंड कॉस्ट होंगे, एंड क्रेडिट में क्या होगा, इनकम्स एंड गेन्स होंगे। तो डेबिट अगर एक्सीड कर रहा है मतलब लॉस हो रहा है, और क्रेडिट एक्सीड कर रहा है मतलब गेन हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर रियलाइजेशन अकाउंट में हमें डेबिट बैलेंस मिलता है, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट एक्सीड्स मतलब लॉस। अब डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस है, देखो तुमको रियलाइजेशन को बुक्स में रखना नहीं है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस है ना, क्रेडिट करेंगे टू रियलाइजेशन। और लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल में चार्ज करेंगे, और पार्टनर्स का कैपिटल में चार्ज करना मतलब कैपिटल कम करेंगे। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, किस रेशियो में, हम ओपीएसआर लिख दिया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें न्यू पीएसआर तो होगा ही नहीं, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर यही यहां पे क्रेडिट बैलेंस आता है, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट एक्सीड्स, ये सब ध्यान रखना, बच्चे लोग गलती करते रहते हैं इसमें। क्रेडिट एक्सीड्स, क्रेडिट एक्सीड्स का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट। तो रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस है, मेरे को इसको बुक से हटा देना है, और हटाने के लिए अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो हम लोग इसको डेबिट करेंगे। अगर तुम लोग को एंट्री नहीं भी आती हो ना, अगर ये सब कंसेप्ट भी समझ के रखो, तुम लोग सही ही करेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाना होगा ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट हो गया। लास्ट वन, 8th नंबर, ये सब करने के बाद अकाउंट सेटल करना है, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स,
सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स मतलब आउटसाइडर का तो पेमेंट हो गया, अब घर वालों का पेमेंट कर दिया जाए, मतलब अल्टीमेटली ओनर अपना पैसा लेके चले जाए। और अपना पैसा लेके जाएंगे तो एंट्री क्या करोगे? तुम जब पैसा लेके आते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक टू कैपिटल लेके जाएगा तो कैपिटल टू बैंक, जनरली ऐसा ही होगा, कैपिटल टू बैंक। लेकिन किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, तब उसका शॉर्टफॉल है, उसको लाना पड़ेगा बिजनेस में। सॉल्वेंट पार्टनर है तो घर से ला सकता है, हम इनिशियल स्टेज में ही बोल दिया था। यहाँ पे बेसिकली हम लोग दोनों पार्ट ही लिख ले रहे हैं, डेबिट बैलेंस। अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो वो पैसा लेके आएगा, एंट्री अपने करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। ये सिचुएशन रेयरली होगा। किसी का क्रेडिट बैलेंस है, जनरली यही होगा क्रेडिट बैलेंस, तो वो क्या करने वाला है, पैसा लेके जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। और ऐसा करते ही तुम लोग जैसे नॉर्मली एडमिशन रिटायरमेंट में देखता था ना कि बैलेंस शीट मैच करता है, मतलब हम लोग को लगता है राइट है हम लोग। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जब सब सेटलमेंट हो गया तो पैसा बचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पैसा बचा वही तो पार्टनर लेके चला गया या लेके आया, तो पैसा कुछ नहीं बचना चाहिए। मतलब बैंक या कैश अकाउंट तुम्हारा ऑटो सेटल्ड हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली तुम राइट है। ठीक है, तो बस ये स्टेप अपना कंप्लीट हो चुका है। रिजोल्यूशन में इतना ही कंसेप्ट है और कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है। अब हम लोग आ रहे हैं सम्स के थ्रू। सबसे पहले वी आर मूविंग टू सम नंबर, दिस वन, सम नंबर 7, पेज नंबर 6। रीड कर लो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लोज बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब जब भी बुक्स क्लोज करने बोले, जनरली कई बार तो तुम लोग को स्पेसिफाई कर देता है कि सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, या बोल देगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। और सिर्फ क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म बोले तो रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा और बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तीनों चीज करना पड़ेगा। यहाँ पे सम्स में क्लोज बुक्स ऑफ द फर्म बोला है, मतलब तीनों अकाउंट्स बनाने हैं। सम नंबर 7, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। बैंक में 53,000 का बैलेंस है जो हमने दिखा दिया। कैपिटल अकाउंट में वो लोन अकाउंट भी है क्या? हाँ, तो लोन अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, पार्टनर का लोन है तो लोन अकाउंट भी बनाना है, ध्यान रखना। एंड पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है 1,50,000, 90,000, 50,000। एक और अकाउंट बनाना है, दैट इज सीज लोन अकाउंट। इसका भी बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 51,000। अब देखो, बिना कुछ सोचे समझे, तुमको कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़े बिना तुमको सबसे पहले एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्लोज करना है। तो एक चीज और लर्निंग ट्रिक के लिए भी ध्यान रख सकते हो, देखो एसेट्स तुमको कहां दिख रहा है, राइट हैंड साइड में ना। तो यहां से ट्रांसफर जब एसेट्स होंगे ना रियलाइजेशन अकाउंट में, कहां ट्रांसफर होंगे? क्रॉस जाएंगे। और एसेट्स लाइबिलिटीज को जब ट्रांसफर करना है वो भी कहां जाएगा? क्रॉस ही जाएगा। अगर एंट्री याद हो रहा है तो अच्छा बात है, नहीं तो ऐसे कर देना, राइट ना। चलो क्लोज कर देते हैं सबसे पहले। क्लोज करने के लिए ध्यान रखना, वही एसेट्स को क्लोज करना जो क्लोज हो सकते हैं, मतलब जो रियलाइज हो सकते हैं। हमारे पास क्या क्या एसेट्स है? 2 प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000 सबको बुक वैल्यू पे क्लोज करना है, इंडिविजुअली क्लोज करना है। 2 पेटेंट राइट 25,000।
इन्वेस्टमेंट 40,000, किसी भी चीज का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टॉक 2,50,000, देन उसके बाद मेरे पास डेटा है 70,000। देखो एक चीज और ध्यान रखना, डेटस को अगर आप क्लोज करते हो तो किस वैल्यू पे क्लोज करोगे? ग्रॉस वैल्यू पे। पीबीडीडी को सेपरेट लाइबिलिटी की तरह क्लोज करना, तो ये भी हम यहां पे लिखवा दे रहे हैं क्लोज एसेट्स में। क्लोज डेटस मतलब तुम लोग को एंट्रीज में ही सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। क्लोज डेटस एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू नहीं ग्रॉस वैल्यू, एट ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू मतलब विदाउट डिडक्टिंग पीबीडीडी। पीबीडीडी एज सेपरेट लाइबिलिटी, पीबीडीडी को एज अ सेपरेट लाइबिलिटी क्लोज करना। ठीक है, वैसे यहां पे पीबीडीडी था नहीं, लेकिन अगर होता तो ध्यान रखना ये चीज। स्टेटस क्लोज कर दिए, उसके बाद मुझे दिख रहा है बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस तो क्लोज नहीं होगा, बैंक अकाउंट बना के बैलेंस दिखा चुके हैं हम। नेक्स्ट इसके बाद अब लाइबिलिटीज को क्लोज करो। लाइबिलिटीज में देखो कैपिटल अकाउंट कैपिटल का अकाउंट बन चुका है, करंट अकाउंट दिख रहा है, क्या करेंगे? रियलाइजेशन में नहीं डालना है, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री पास करें? बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट। अमाउंट गिवन है 35,000, 16,000 एंड 12,000। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल रिजर्व, इसका क्या किया जाए सुमन? डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैपिटल रिजर्व भी तो प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट का पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है लाइक जनरल रिजर्व, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैपिटल रिजर्व 1,20,000 है, 3:2:1 में बाई कैपिटल रिजर्व 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो। 60,000, 40,000, 20,000। चलो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या बचा? लोन, उसका अकाउंट बन चुका है। क्रेडिटर्स को क्लोज कर दो। बाई क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में, बाई क्रेडिटर्स 44,000। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ मूव टू द सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप हम लोगों का क्या है? सेकंड स्टेप इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को यूज करना है। तो देखो इसमें ये सम सबसे पहले हम इसलिए चूज किया, इसमें कुछ अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट पढ़ो क्या दिया गया यहाँ पे, क्या बोल रहा है? क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड पेटेंट राइट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब क्रेडिटर्स बोल रहा है ये जो पेटेंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हम ले लेंगे, लेकिन तुम्हारे बुक में 25,000 रुपया दिख रहा है तो हम 25,000 में नहीं लेंगे, उसको हम 20% डिस्काउंट पे लेंगे। अगर हम इसको 20% डिस्काउंट पे लेके जाते हैं, मतलब या तो -20% कर दो या 80% कर दे रहे हैं हम, कितना हो जा रहा है इसकी वैल्यू? 20,000। मतलब क्रेडिटर्स बोल रहे हैं तुम्हारा जो पेटेंट 25,000 का है, आई एम टेकिंग एट ₹20,000, अब बैलेंस मेरे को पे कर देना। तो क्रेडिटर्स कितने का दिख रहा था? वो 20,000 में ले लिया इस सामान को, अब बैलेंस कितना बचा? उसको पे करना है। तो उसको पे करने के लिए कुछ एग्रीमेंट हुआ है, उससे कुछ सेटलमेंट हुआ है। क्या सेटलमेंट है? बोल रहा है जो बैलेंस बचेगा वो उसका 50% दे देना फुल सेटिस्फेक्शन में, है ना। इसका वर्किंग्स दिखाना होगा, इसकी वर्किंग्स हम लोग दिखा दे रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, देखो हम लोग कुछ कुछ सम्स ले रहे हैं, थोड़े बड़े बड़े सम्स भी है, वैसे सम एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन उस सम में से कोई एक एडजस्टमेंट तुमसे पूछ लेगा, ठीक है। तो बेटर है ना अपने सारा करके रखेंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे ग्रॉस क्रेडिटर्स कितना था बुक्स में। ग्रॉस क्रेडिटर्स 44,000 लेस उसको हम क्या दे दिए? पेटेंट्स दे दिए जो 20,000 में दिए। कितना का दिए मैटर नहीं करता है, वो कितना में लिया वो मैटर करता है। तो 20,000 में लिया, तो इसका मतलब 44 उसको देना था, वो 20,000 ले लिया, बचा कितना? 24,000।
एक चीज ध्यान दो, ये जो पेटेंट्स उसको दिया गया है, ये क्या हुआ है, इसका मतलब हमने क्या किया, लाइबिलिटीज पेड ऑफ इन फॉर्म ऑफ नॉन कैश एसेट, है ना। ये सब लिखना नहीं है, ये सब तो हम समझा रहे हैं इसलिए लिख रहा है। नॉन कैश एसेट, तो क्या करें, इस 20,000 के लिए कोई एंट्री पास करेंगे, नहीं करेंगे, इग्नोर इट। अब बचा ये 24,000, इस 24,000 को पूरा नहीं देना है उसको, वो बोलता है अगर 50% भी दे दोगे तो सेटल्ड हो जाएगा। तो अल्टीमेट आप पेमेंट कितना करोगे, देयरफॉर पेमेंट कितना हो रहा है, 24,000 इंटू 50% एंड दैट कम्स टू रुपीज 12,000, 12,000 का पेमेंट, दैट्स इट। यानी क्रेडिटर्स को 12,000 पे किया जा रहा है, ठीक है ना। तो पे कर देते हैं, एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, क्रेडिटर्स ओनली 12,000 एंड आफ्टर दैट तुम तुरंत तुरंत देखो, जनरली क्या होता है ना, हम लोग एक जगह पोस्टिंग करेंगे, रख के रखेंगे, बाद में उसमें पोस्ट करेंगे, तो कई बार हम लोगों से छूट जाता है। इमीडिएट तुरंत तुरंत पोस्ट करना है, बैंक में तुरंत दिखाओ, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स 12,000, ठीक है, हो गया ये। अब आगे आओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरे को समझ में बोल रहा है 75% ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब ध्यान देना, मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से ये जो 40,000 का इन्वेस्टमेंट है उसका 75%, 75% मतलब 25% कुछ और है, तो 75% मीन्स कितना हो गया इन्वेस्टमेंट का, 30,000, और बैलेंस इन्वेस्टमेंट मतलब 10,000 का और है। कि जो 75% ऑफ द इन्वेस्टमेंट है ना, इसको कौन ले लिया, बोल रहा है 75% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वी टेकन ओवर बाय बी, बी लिया, लेकिन बी बोलता है 30,000 पे नहीं लेंगे, इसके 75% पे लेंगे। मतलब वो इस 30,000 के इन्वेस्टमेंट को उसके 75% मतलब 22,500 पे ले रहे, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट जो था उसका 75% दैट कम्स टू 30,000, उसको वो बोल रहा है हम इस वैल्यू पे नहीं लेंगे, हम उसका भी मतलब 25% डिस्काउंट पे लेंगे, 75% पे लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, उसको 75% पे ले आए, 22,500। और बैलेंस के लिए क्या बात हो रहा है, ये बी लेके गया है, और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट को 10,000 का है ना, उसको सी क्या बोलता है, हम एक काम करते हैं, इसको 110% पे ले लेते हैं। मतलब ये बी क्या किया, कम वैल्यू पे लिया, और सी क्या कर रहा है, ज्यादा वैल्यू पे ले रहा है। मतलब वो कितने पे ले रहा है, 110% की अगर बात करें तो ये 11,000 हो जाएगा, होगा ना। समझ में आ रहा है ये पार्ट पूरा, सिंपली तो ये बता ही रहा है साफ साफ। तो बी लिया, तो एंट्री क्या करे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, पोस्ट कर दो, बीस कैपिटल टू रियलाइजेशन, इसको पोस्ट करो। और सेकंड वाला पार्ट भी देखो तुम लोग क्या कर सकता, करके रखो, एक मिनट। हम लोग एक जगह थे कि 20 कैपिटल टू रियलाइजेशन ना, मतलब बाई 20 कैपिटल, और अमाउंट कितना था, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर 22,500, इसको बी के कैपिटल में पोस्ट कर दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन जो था, अच्छा अब एक चीज पे और ध्यान दो, अब जो सेकंड पार्ट था वो बोल रहा है कि वो जो एक 11,000 में इन्वेस्टमेंट ले रहा है वो कौन ले रहा है, तो राहुल एंट्री क्या पास करेंगे, सिर्फ यहाँ पे देखो वर्ड यूज किया है, स्टेटमेंट साफ साफ, वो टूवर्ड्स कहाँ किसके लिए रहा है, टूवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ हिज लोन, तो सीज कैपिटल नहीं होगा। इन पार्ट मतलब उसका लोन 51,000 का था, वो 11,000 ही ले रहा है, तो इन पार्ट ही तो ले रहा है, ये कॉन्सेप्ट लॉजिकल है। तब तो अकाउंट्स में तुम बहुत कुछ कर सकता है। हम कैपिटल के लिए पहले एंट्री पास किए, 10 लाख का कैपिटल लाया गया था, पहला एंट्री पास किए कैपिटल टू कैश 25 लाख, फिर दूसरा एंट्री पास बैलेंस एडजस्ट करते कैश टू कैपिटल करते, ऐसे थोड़ी होता है। अकाउंट्स का भी एक मीनिंग होता है।
तो यहां पे एंट्री होगा सीज लोन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो यहां पे आप क्या करोगे, बाई सीज लोन, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर 11,000। अब बैलेंस अपने क्या करने वाले हैं, यहां सीज लोन में नेक्स्ट पोस्टिंग करने वाले हैं टू रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर 11,000। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, पार्टनरशिप के पास पहले कुछ शेयर्स पड़े हुए थे 15,000 के, पब्लिक लिमिटेड के थे, जिसको उन्होंने जीरो बना दिया था। लेकिन मतलब बुक में वैल्यू जीरो है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। वो 5,000 रुपया रियलाइज कर रहा है जो ए लेके चला जा रहा है। तो यस, क्या एंट्री पास करें, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड एंड टेकन ओवर बाय ए। क्रॉस पोस्टिंग, रटने वाला चीज तुरंत याद कर लिया, क्रॉस पोस्टिंग होगा, एंट्री नहीं बता सकते। इजी है लेकिन एंट्री भी पूछता है ना। चलो मनस्वी बता रही है। आदित्य मत बताओ। क्या बता, एंट्री बताओ ना भाई, ये क्या होता है, हम तो भाई ये नहीं समझ में आता है। हाँ यही बोलने वाला है तुम, कि नहीं तुम क्या बोलने वाला है, उसको छोड़ना, वो गलत बोला है। यस, ये भी यही बोला। केस कैपिटल टू रियलाइजेशन यही होगा ना, पोस्ट कर दो। शेयर्स टेकन ओवर 5,000, जिसको तुरंत के तुरंत उसके कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करो, शेयर्स टेकन ओवर 5,000। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट हमें बोल रहा है रिमेनिंग जितने भी एसेट्स थे बैंक को छोड़ के, ऑब्वियस सा बात है बैंक को हम लोग बेच नहीं सकते हैं, उसको हमने सबको 4 लाख में बेच दिया। तो 4 लाख में बेचा, तो मेघना इसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तुम लोग अपनी जितना गलती करना है कर दो, लेकिन एग्जाम में मत करना। अगर एग्जाम में रियलाइजेशन टू बैंक कर दिया ना, उस समय हम नहीं बैठा रहेगा तुमको देखने के लिए कि नयन, और तुम्हारे पास ये ऑप्शन भी दे देगा सॉरी सर सॉरी सर। पता चलेगा रिजल्ट निकला उसमें मार्क्स कम आया। एसेट्स रियलाइज्ड 4 लाख। नेक्स्ट, इसके बाद बोल रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 6,000 रुपया है। तो रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000, जिसको बैंक में भी दिखा दो बाई रियलाइजेशन 6,000। स्टेप 2 भी कंप्लीट, एडिशनल इन्फो यूज हो गया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, लुक फॉर द हिडन आइटम्स, मतलब किसी लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है क्या, एक ही लाइबिलिटी है जिसके पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है और वो पे भी किया जा चुका है। अब एक बार, लेकिन तुम लोग सीबीएसई स्टूडेंट, अब ये दिस इज ओनली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, चेक करो ये जितने एसेट्स थे रियलाइज हो चुके हैं क्या। इस समय तो बोल ही दिया ना, ऑल अदर एसेट जो भी है रियलाइज हो गया, ठीक है, सब रियलाइज हो चुका है। नाउ अकाउंटिंग सेटलमेंट, फर्स्ट क्लोज रियलाइजेशन। रियलाइजेशन से देखो प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, कितने का, लेकिन देखो अदर्स भी प्लीज चेक कर लेना। लॉस ऑन रियलाइजेशन पहले लिख देना बाई पार्टनर्स कैपिटल, ABC। दिशा कितने का लॉस है, थोड़ा सा जोर से बोलो। 5,05,000 ही है, ओनली 55,000। तुम 5,05,000 बोल, 50,500। ओके, और विश्वकांत डिवीजन बताइए। तुम कैलकुलेटर लेके बैठा क्यों है, निर्मल बोलेगा कॉपी करेंगे इसलिए। 25,250, 168
इसको ट्रांसफर करना है, वैसे भी सबको पता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग करते हैं, तो ट्रांसफर कर दो टू रियलाइजेशन लॉस रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से सेटलमेंट करेंगे। देखो सबका क्रेडिट ज्यादा है, इसका मतलब पेमेंट ही हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टू बैंक फाइनल सेटलमेंट या फाइनल रीपेमेंट लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा, फाइनल रीपेमेंट। आसी का लोन तो बैंक से पे करेंगे ना, यहाँ थोड़ी आएगा इसमें। कितना बैलेंस है बताओ, 214750 666 7358। देखो इसको आप क्या करोगे, फाइनल रीपेमेंट है तो इसको आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है बाय पार्टनर्स कैपिटल ए बी एंड सी। अभी सेटल्ड नहीं हुआ है क्योंकि लोन अकाउंट बचा हुआ है, तो लोन अकाउंट में 40,000 का अमाउंट बचा हुआ है, उसको पे कर दो टू बैंक 40,000, इसको ट्रांसफर करो बाई सीज लोन। और आफ्टर दिस पेमेंट अगर सब सही है तो ये बैंक अकाउंट हमारा मैच हो जाना चाहिए। 4,53,000 मैच हो रहा है क्या? जल्दी से बताओ, इस इंफॉर्मेशन को रीड करते हुए स्टॉक से कितना वैल्यू रियलाइज हुआ है? अच्छा देखो इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे इन्वेंट्री जो हम लोगों के पास है, स्टॉक जो दिख रहा है यहीं पे हम लोग लेते हैं, इन्वेंट्री हमारे पास है 23,950 का, इसमें कुछ डिवीजन कर ले रहे हैं, 3 डिवीजन। इसमें बोल रहा है 70% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री, मतलब 70% ऑफ 23,950, 16,765 ना, एंड नेक्स्ट पार्ट इज 10% 2395, नेक्स्ट पार्ट इज रेसिडुअल, रेसिडुअल कितना बचा 20% ना, ये कितना हो जा रहा है 4790। इसमें क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है कि ये जो अमाउंट है पूरा रियलाइज हुआ है 16,765, ये जो अमाउंट है 10% वो कुछ रियलाइज नहीं हुआ है ना, और उसके बाद थर्ड वाला पोर्शन जो है 50% ही रियलाइज हुआ है, मतलब 2395 ना, और टोटल अमाउंट तुम लोग कितना बोल रहे हैं 19,160। ठीक है कुशल, चलो नेक्स्ट आ जाओ। इस सब में मेनली एक समझना था, हम लोग समझ लिए, अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दिस वन, फिफ्थ वन। देखो आईएससी में जनरली ऐसा जो जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट रहता है कम देता है, सीबीएसई में बहुत देता है, ठीक है, तो एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद एंट्रीज हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक बार पढ़ लो क्या दिया हुआ है। देखो इसमें बोला देविका एंड सुस्मिता दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व करना है, एंड एक चीज पे ध्यान देना, दिविशा बहुत बात कर रहा तुम, बट आवाज तुम्हारा ही सुनाई दे रहा है ना? ओके नेक्स्ट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। एक्चुअली क्या होता है ना, जो बदमाश बच्चा होता है ना, पहले अगर नहीं भी होता है तो क्लास में कुछ बदमाशी होता है तो सबसे पहले उसी को टारगेट किया जाता है। अरे नहीं, हम बदमाश बच्चा के थ्रू एक तो बताया है लिंक कि तुम ज्यादा बात करता है, इसलिए कोई और भी बात कर रहा होगा, तुमको लगा कुछ आवाज आ रहा है, किसी लड़की का ही आवाज आ रहा है, मतलब दिविसा का ही आवाज है, इसलिए दिविसा तुम हमेशा एक काम किया करो ना, फर्स्ट बेंच में बैठा करो और श्रुति के साथ मत बैठा करो। अभी अभी बहुत दिन बचा है। अच्छा चलो देखो क्या बोल रहे हैं, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज
फॉर द फॉलोइंग। लेकिन ध्यान देना, अब जर्नल एंट्रीज कौन सा पूछा है, क्या रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने वाला जर्नल एंट्री पूछा है, ये समझना जरूरी है। मतलब आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड द थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, थर्ड पार्टी मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, मतलब आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। आपको सेकंड एंड थर्ड स्टेप की एंट्री पास करनी है, मतलब रियलाइजेशन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड है, ठीक है ना। इतना कंसेप्ट समझाना था। अब तुम लोगों से वन बाय वन एंट्री पूछी जाएगी, ठीक है। सबसे फर्स्ट एंट्री जिससे पूछा जा रहा है वो आंसर देना। फर्स्ट वन पढ़ लो, कुशल, क्रिश, गौरव एंड यश, चार जनों से पूछेंगे, तो तुम लोग चारों लोग पढ़ के रख लो, समझ के रख लो। अच्छा देखो, फर्स्ट वन की हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं। फर्नीचर 50,000 का, जिसका 50% मतलब 25,000 का फर्नीचर, देविका ले रही है 10% डिस्काउंट पे, मतलब 22,500 में। एंट्री शुड बी देविकास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 22,500, 22,500। रिमेनिंग मतलब बैलेंस 50%, 25,000, वो जो है उसको 30% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। मतलब 30% प्रॉफिट मतलब कितने का प्रॉफिट, 7,500 का प्रॉफिट, तब 32,500, जिसके लिए आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 32,500। किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रियंका, प्रियंका आर यू देयर? चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट पार्ट इज पॉइंट नंबर 2। प्रियंका आंसर दिस पॉइंट नंबर 2। प्रियंका, देवांश, पॉइंट नंबर 2। रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ओके। रुचिका, हाँ सर, मतलब आंसर दो, पॉइंट नंबर 2। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ओके ठीक है। बट तुम अभी अकाउंट्स का एग्जाम दे चुका है क्या? तुम तो एमजीएस में, अभी एग्जाम्स भी चल रहे हैं ना। अच्छा सपोज कर लो ये जो पार्ट है पीएल अकाउंट में कुछ बैलेंस है 15,000 का, वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन होता तो तुम क्या एंट्री पास करता? पीएल अकाउंट डेबिटेड टू देविकास कैपिटल टू सुस्मितास कैपिटल, एंड द अमाउंट जो अपना है 12,000 15,000 का है ना, और जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में, 1:1। ठीक है, ये पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड वन। थर्ड वन हम लोगों को देविसा बताएगी। तो यहां पे हम लोग एंट्री पास करने वाले हैं, सुस्मिताज लोन अकाउंट डेबिटेड 6,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 200, टू बैंक अकाउंट 6,200। नेक्स्ट, the firm paid realization expenses of rupees 5,000 on behalf of Susmita. Priyanka, you answer this. प्रियंका, हम तुमको एक बार ऑलरेडी निकाल चुका है, तुमको अगर 10 बार बोला जाए तो तुम आंसर नहीं देगा तो ये तो नहीं चलेगा ना। फोर्थ वन, अच्छा इसका एंट्री अपना क्या है? सुस्मिताज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ₹5,000। अब नेक्स्ट वन, पहले अपने आ जाओ सेवेंथ वन विश्वकांत, क्या होगा? देविकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुस्मिताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000 इक्वली उन, सॉरी रियलाइजेशन, हाँ
टू रियलाइजेशन। अच्छा ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन। फिफ्थ वन मनस्वी एक बार रीड कर ले, देख बता क्या होना चाहिए। बैंक टू रियलाइजेशन 300। बस इतना ही ना, और कुछ नहीं होगा ना? फिर तब ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक बिल डिस्काउंटेड था जो डिसऑनर्ड हुआ, तो जैसे बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड होता है आपको बैंक को पूरा पेमेंट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे एंट्री पास करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 1200। फिर उसके बाद आप अपने डेटर से बात करोगे, उससे जितना मिल सकता है ले लो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन कितना मिल रहा है? 300 मिल रहा है, राइट ना? कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, सिक्स्थ नंबर, पढ़ लो एक बार। क्रेडिटर्स है एक, जिसको हम लोगों को 6,000 रुपया पे करना है, वो स्टॉक ले लिया 5,000 का, लेकिन वो 5,000 में नहीं लिया, 25% नहीं सॉरी 5% डिस्काउंट पे लिया। तो इसका मतलब क्रेडिटर्स हमसे 5,000 माइनस 5% कितना हो गया? 4750 में स्टॉक ले लिया। 6,000 का क्रेडिटर्स था, 4750 का स्टॉक ले लिया, तो कितना बचा? 1250 ना। तो इसका मतलब ये जो स्टॉक वो लिया है उसके लिए कुछ एंट्री पास करेंगे क्या आपने? नहीं। लेकिन 1250 का पेमेंट किया उसके लिए तो एंट्री पास करेंगे, और एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। लाइक दिस सम, ये सम तुम लोग एक बार अपने आप कर दो तो। पूरा कंप्लीट सम करने नहीं बोला है तुमको, बोला है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। एक सेकंड, इस सम में तुमको 31 मार्च 2016 को फर्म डिसॉल्व हो रहा है, उसी दिन बैलेंसेस दिए हुए हैं लेजर के। ठीक है, तो बेसिकली तुम जनरली क्या होता है इस केस में बैलेंस शीट बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि ऑन द सेम डेट की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिर भी आई विल सजेस्ट रफली, ऐसे केस में रफली बैलेंस शीट बना लेना। जब मैंडेटरीली बैलेंस शीट बनाना है वैसा भी सम अभी हम करवाएगा। इस केस में जब जिस दिन फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है उसी दिन के सारे बैलेंसेस दिए रहे, तो वर्किंग्स में एक बार रफली टी फॉर्म में बैलेंस शीट बना के देख लेना कि सब मैच हो रहा है ना। बैलेंस शीट मैच्ड है। अब देख लो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, तुमको सिर्फ रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, बैंक अकाउंट नहीं बनाने बोला है, तो मत बनाना। अच्छा देखो, जो लोग नहीं किया चेक कर लो। यहाँ पे देखो सबसे पहले बैलेंसेस दिए हुए, बैलेंस शीट भी हम लोगों ने बना लिया था। सबसे पहला काम करते हैं, मेरे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसे दिखा देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,12,000 एंड 48,000 ना। बैंक का बैलेंस कुछ नहीं दिया हुआ, कैश का बैलेंस है। अच्छा बनाना भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपने आ जाओ, सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्लोज करते हैं। एसेट्स में पहले पीएल डेबिट दिख रहा है, उसको हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में चार्ज करेंगे 2 PL। कितना कितना चार्ज करना है? 7:3 का रेशियो है। ओके, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, कैश बैलेंस दिखाना नहीं है क्योंकि कैश अकाउंट बनाना ही नहीं है। सन्ड्री एसेट्स को क्लोज कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स 1,98,000। क्लोज लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में मेरे पास क्रेडिटर्स है, बाई क्रेडिटर्स 27,000। नेक्स्ट वन, बैंक लोन। बैंक लोन पार्टनर का लोन तो है नहीं, नॉर्मली क्लोज करेंगे। तो क्या एंट्री पास करने वाले हैं? बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन एंड द अमाउंट इज ₹20,000। नेक्स्ट, मेरे पास बिल्स पेएबल है, उसे भी क्लोज कर दो, बाय बिल्स पेएबल 5,000।
सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्लोज्ड। नाउ देखो क्या बोल रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये ई नंबर एडजस्टमेंट थोड़ा सा अच्छा है। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, बोल रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में बिल्स पेबल ड्यू हो रहा था 31 मई 2016 को, जबकि हमारी बैलेंस शीट कब बन रही है, March 2016 को। तो ऑब्वियस बात है, हम तो फर्म डिसॉल्व कर दे रहे हैं, तो अब तो बिल्स पेबल कंटिन्यू नहीं हो सकता है, तो हम लोग आज 31 मार्च 2016 को उसे पे कर दे रहे हैं। मतलब कुछ पहले पेमेंट कर रहे हैं। कितना पहले, मार्च को पेमेंट कर रहे हैं, वो ड्यू हो रहा था 31 मई को, अप्रैल में 2 महीना पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो 2 महीने का हम लोगों को क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने की बात नहीं करेंगे। बिल्स पेबल 5000 है, जिसमें हमें डिस्काउंट मिलेगा 5000 का 6% फॉर 2 मंथ्स। तो देख लो, ऐसा करने से तुम्हें पता चलेगा बिल्स पेबल का आप इतना पेमेंट कर रहे हो, 4950 बिल का पेमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसको पे कर दो। बिल्स पेबल का पेमेंट है इतना। तुम बिल का पेमेंट जो तुमको करना था वो 31 मई को करना था, बट तुम्हारा डिसोल्यूशन हो जा रहा है बिजनेस का 31 मार्च को, यानी 31 मई का पेमेंट तुम 31 मार्च को कर रहे हो, 2 महीना पहले पेमेंट कर रहे हो, तो रिबेट मिल रहा है तुमको 6% का। 4950 का पेमेंट है, एंट्री दिखाओगे रियलाइजेशन टू कैश बिल्स पेबल 4950। आफ्टर दैट मेरे को बोल रहा है बैंकर्स एक्सेप्टेड द फर्नीचर इंक्लूडेड इन द सन्ड्री एसेट्स हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। इसका एंट्री दिशा क्या करेंगे, बैंकर्स एक्सेप्टेड फर्नीचर जिनकी बुक वैल्यू 18,000 थी इन फुल सेटलमेंट ऑफ द लोन गिवन बाय द फर्म। एंट्री नहीं होगा, नहीं होगा ना, होगा, मनस्वी बोल रही है उदित, कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि लाइबिलिटीज को नॉन कैश एसेट्स के फॉर्म में पे किया जा रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है अदर रिमेनिंग एसेट्स 1.5 लाख रुपया रियलाइज कर रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड या कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन एसेट्स रियलाइज्ड। नेक्स्ट वन, लाइबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अपने को 15,000 रुपया पे करना पड़ा है, मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड ऑफ 15,000, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 15,000। नेक्स्ट उसके बाद आ जाओ, अब नेक्स्ट पार्ट, एक नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, उसको समझना। कई बार इसमें स्टूडेंट्स लोग गलती करते रहते हैं। देखो इसमें क्या बोला, मेनन जो एक पार्टनर है वो की बोला कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम डिसोल्यूशन वर्क पूरा देखेंगे। तो 2 पार्टनर्स हैं, वो अकेला क्यों देखेगा, तो उसके लिए डिसाइड हुआ कि भाई तुमको उसके चल लिए हम रेमुनरेशन देंगे, बिकॉज तुम ओनली काम देख रहे हो, मेहता नहीं देख रहा है, तो कितना रेमुनरेशन दे रहे हैं, लेकिन सिंस तुम काम देख रहे हो तो तुम रियलाइजेशन का खर्चा भी तुम ही बेयर करना, क्योंकि हम लोग इतना एनफ अमाउंट तुमको दे दे रहे हैं कि काम देखने के अलावा खर्चा बेयर करने का भी अमाउंट तुमको दे रहे हैं 2,000 रुपये, यानी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म का खर्चा 2,000 रुपये ही है, जो फर्म कैश में नहीं पे कर रहा है, फर्म बोल रहा है पार्टनर तुमको दे देंगे, तो एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एम्स कैपिटल टू मेनन्स कैपिटल, रियलाइजेशन टू मेनन्स कैपिटल ₹2,000, जिसको आप उसके कैपिटल में भी पोस्ट कर दो, बाय रियलाइजेशन 2,000। इसका मतलब देखो ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है कि अब अगर कोई एक्सपेंडिचर रियलाइजेशन का होता है एक्चुअली में, तो दैट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेनन, राइट, यही होगा ना। अब आगे क्या बोले, जहां भी जिसको डाउट लगे अपना डाउट पूछते रहना। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेयर ₹1,500, तो ये तो मेनन का पर्सनल एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन, वेयर पेड बाय द फर्म, मेनन का पर्सनल एक्सपेंडिचर तो मेनन को पे करना चाहिए, बट इट इज एक्चुअली पेड बाय फर्म, तो फर्म ने क्या किया, पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेनन पे कर दिया, तो आप एंट्री क्या पास करोगे मुदित, मेनन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यही करेंगे ना, मेनन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, आदित्य यही होगा ना, तो मेनन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश रुपीस कितना था 1,500। तो देखो एक्चुअली हुआ क्या, उसको हम लोगों ने 2,000 रुपया दिया,
क्योंकि तुम सारा काम देख रहे हो और 1500 रुपया उसके पॉकेट से चला गया, क्योंकि उसकी कैपिटल से ही निकाल लिया अपने, 500 रुपया उसको मिला फिर भी, क्योंकि वो काम देखा था। तो अब इसको अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, मेंटेनेंस कैपिटल टू कैश कर चुके हो और अब कुछ नहीं बचा है, सब में एक पार्ट बचा हुआ है। थर्ड स्टेप, लुक फॉर द हिडन आइटम्स। लुक फॉर द हिडन आइटम्स मतलब किसी लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में अगर नहीं बोला है तो पे इट एट बुक वैल्यू। तो लाइबिलिटीज 3 है, जिसमें मेरे को पता है कि बिल्स, बैंक लोन का पेमेंट हो चुका है, बिल्स पेबल का पेमेंट हो चुका है। क्रेडिटर्स के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है क्या, पे इट एट बुक वैल्यू। रियलाइजेशन टू कैश क्रेडिटर्स 27,000, दैट्स इट, सम कंप्लीट हो चुका है। देखो प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है, आई थिंक लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट है। बाय पार्टनर्स कैपिटल कितने का लॉस है, 4, और डिवीजन T1, अरे तो लिख दिया 3146। ओके, आफ्टर डूइंग दिस हम लोगों को क्या करना है, फाइनल सेटलमेंट कर देना है। और फाइनल सेटलमेंट मतलब टू बैंक, अब ये अमाउंट तुम लोग देख के अपने आप निकाल लेना, फाइनल रीपेमेंट। सम नंबर 1 में यहां पे ध्यान दो, अभी तुम लोग एक और जो सम किया था ना, सम नंबर 6 पेज नंबर 13 का, उसमें भी बैलेंस शीट नहीं गिवन था, लेकिन हम तुम लोग को डिफरेंस क्या बताया, देखो उसमें जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो रहा उसी दिन के बैलेंसेस दिए हुए थे, दैट इज वाई हम लोग बैलेंस शीट नहीं बनाए तो भी चलता, तो हम बना के दिखा दिया था। एंड आई विल सजेस्ट कि ऑलवेज तुम लोग एक बार बैलेंस शीट बना ही लेना, ठीक है। इस सब में बैलेंस शीट बनाना जरूरी है, क्योंकि तुमको बोला क्या जा रहा है ये पढ़ो, इसमें बोला जा रहा है कि बिजनेस कमेंस्ड हुआ था 1/1/2002 को, कैपिटल 50,000, 40,000, 30,000 था। प्रॉफिट लॉस का रेशियो ये था, ड्यूरिंग 2002-2003 इन लोगों ने बिजनेस किया, प्रॉफिट कमाया, नीच पार्टनर्स में ड्राइंग्स भी की, नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। अब बोल रहा है कि हमने 31 दिसंबर 2003 को ये डिसाइड किया कि फर्म डिसॉल्व कर देंगे, जिस दिन फर्म का क्रेडिटर्स और कैश इतना है, तो मतलब 31/12/2003 को तुम्हारे पास सिर्फ इतने ही एसेट दिख रहे हैं और लाइबिलिटी दिख रहे हैं, क्रेडिटर्स एंड कैश, बस इतना ही है। तो क्या बिजनेस में इतना सही इंफॉर्मेशन होगा, नहीं ना। तो इसका मतलब तुमको बैलेंस शीट रिक्वायर्ड है और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए एक बार रफली बनाते हैं ना, जैसे उस समय बनाए थे, अगर हम यहाँ बैलेंस शीट बना देते हैं तो बैलेंस शीट बनाते समय तुमको क्या क्या दिख रहा है, देखो बैलेंस शीट आप जो बना रहे हो एज ऑन 31/12/2003 की बना रहे हो, इस दिन अगर हम बैलेंस शीट ले तो मेरे पास सिर्फ एक क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स दैट इज ₹12,000, एंड साथ साथ मेरे पास कैश है दैट इज ₹2,000। लेकिन बैलेंस शीट तो इससे मैच नहीं किया, लेकिन दिव्यांश बोल रहा सर कैपिटल भी तो है, यही बोलना चाह रहा था ना अभी, ए बी एंड क्यों है, तो बैलेंस शीट में मतलब बैलेंस शीट वाला कैपिटल नहीं हो, लेकिन कैपिटल होना तो जरूरी है। बट कैपिटल जो मेरे को दिया हुआ है वो 1/1/2002 का दिया हुआ है, और मुझे जो बैलेंस शीट में दिखाना है कैपिटल, वो देखो किस डेट का होना चाहिए, 31/12/2003। मतलब कैपिटल नहीं दिया हुआ है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसको कैलकुलेट करने के लिए तुमको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। बनाओ 2 साल का कैपिटल अकाउंट, 2002 का, 2003 का, कर लो, प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बात हो रहा है और एक ही जन कर रहा है।
हम लोग ये जो कर रहे हैं कैलकुलेशन, वो क्यों कर रहे हैं? कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए एज ऑन 31/12/2003। वैसे ये वर्किंग का पार्ट है, तुम लोग कर सकते हो इसको। अब इसमें क्या करना है, देखो 2002 का हम लोगों को देखना है क्या हुआ है। उसमें प्रॉफिट हुआ है 20,000 का एंड ड्रॉइंग्स है 5,000 का। तो आप क्या करोगे, इसमें प्रॉफिट ऐड कर दोगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000 के प्रॉफिट को इन द रेशियो ऑफ 4:3:3 डिवाइड करो। 8,000, 6,000, 4,000 ना। ड्रॉइंग्स लेस करो। ड्रॉइंग्स कितना कितना ईच पार्टनर का? 5,000 ईच पार्टनर पर ईयर है। तो हम तो अभी एक ही ईयर का कर रहे हैं, अभी तो 2002 का कर रहे हैं। 2003 का अब ये मत करना कि ये मतलब टेबुलर फॉर्मेट में बना रहे तो एक साल सारा ले लेंगे, 2002 का भी ले लेंगे, 3 का भी ले लेंगे, ऐसा मत करना। उतना तो थोड़ा सा अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करना। हाँ, ये कितना आ रहा है फिर? ये बैलेंस आया ऑन 1/1/2003। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट 25,000 का प्रॉफिट है, जिसको 4:3:3 में बांटो। इसमें डबल अंडरलाइन का क्या काम है? बैलेंस निकाले का? नहीं नहीं नहीं। अच्छा बताओ, प्रॉफिट को कितना बांट रहे हैं? ड्रॉइंग्स दिस इज कैपिटल ऑन 31/12/2003। कितना कितना आ रहा है? 48, 58,000, 43,500, 33,500। ये जो कैपिटल बैलेंस तुमको मिला है, ये कैपिटल बैलेंस जो हम बैलेंस शीट बनाए हैं ना, उसमें दिखा देंगे। देख लो आगे सबका। 58, 43,500। आप राशि बोल। तुम कंबाइंड निकाला है क्या? ठीक है, कंबाइंड निकाल लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकता है। तो टोटल कितना हुआ कैपिटल का? तो ऐसा करने के बाद देखो, तुम लोग को याद होगा कि टोटल एसेट्स इक्वल टू ऑलवेज टोटल लाइबिलिटी होता है। मेरे को टोटल लाइबिलिटी पता है, दैट इज 1,55,000 ना, 1,47,000, सॉरी, 1,47,000। तो टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट, जिसमें एसेट्स में 2,000 रुपया कैश है और बैलेंस कुछ एसेट होगा। वो फिक्स एसेट्स भी हो सकता है, करंट एसेट्स भी हो सकता है। तो हम कुछ अलग से नाम तो नहीं दे सकते, हम ये नाम दे सकते हैं सन्ड्री एसेट्स है इतना, बैलेंसिंग फिगर, एंड दैट इज 1,45,000। ये करने का मतलब क्या हुआ, देखो तुमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर ली है। अब मेरे को ये जो इंफॉर्मेशन थी ना, इसका कोई काम नहीं है। जो काम की इंफॉर्मेशन है वो क्या है, बैलेंस शीट आ चुकी है। अब जो एडिशनल इन्फो है कि एसेट कितना रियलाइज हो रहा है, लाइबिलिटीज का कितना पेमेंट हो रहा है, क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, उतने का ही काम है। मतलब देखो, अब जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? एसेट्स रियलाइज्ड एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बस जो ये लोगों को पिंक कलर से हाईलाइट किया, उतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए है। अच्छा, इस कलर से दिख रहा है, थोड़ा सा हाईलाइट हो जा रहा है। गुड। बदमाश लड़का। एक जन मेरे पास हमेशा सपोर्ट में रहता है, अगर सुजल को हम बोलेगा सबसे बदमाश लड़का है। और पता है, क्लास में छुट्टी जल्दी चाहिए सबको, क्लास जल्दी छोड़ दीजिए, जल्दी छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बाद पता चलता है 8 बजे तो हम लोग घूम रहे हैं। है ना त्रिशिर?
ऋषिर भी था और आदित्य भी था, ये लोग दो को देखा था और पता नहीं। अच्छा, इतना लंबा क्लास चला था कि भूख लग गया। ओके, अब जल्दी से ये सम तो कंप्लीट किया जा सकता है, अब तो कंप्लीट करो जल्दी से। हाँ, जिन लोगों को हो गया अच्छा बात है, जो नहीं किया जल्दी कंप्लीट करो।